उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद की तहसील ठाकुरदरा से लगभग 8 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में स्थित है गांव निर्मलपुर। वैसे तो इस गांव में हर वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा आबादी मुस्लिम वर्ग की है। 9 जून 2019 को रात के कोई 10:30 बजे का वक्त रहा होगा। उसी समय अचानक इस गांव में रोहतास के घर से चीखे चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। चीखने की आवाज़ सुनकर गांव के लोग चौंक गए, क्योंकि रोहतास का घर वैसे भी गांव के पूर्व में बाहर की ओर था। लोगों ने सोचा कि रोहतास के घर में शायद बदमाश घुस आए हैं, इसलिए पड़ोसी अपनी अपनी छतों पर चढ़कर उसके घर की स्थिति का जायजा लेने लगे। लेकिन रात के अंधेरे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा था। इसी कारण कोई भी उसके घर पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। रोहतास के घर से लगा हुआ उसके छोटे भाई छतरपाल का मकान था। छतरपाल का बड़ा बेटा सुनील प्रजापति अपने ताऊ के घर चीख पुकार की आवाज़ें सुनकर समझ गया कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जानने के लिए वह अपनी छत पर चढ़ गया। उसने देखा कि एक आदमी उसकी ताई पर लिपट रहा है। यह देखकर वह तैश में आ गया। वह फुर्ती से अपने घर की दीवार लांघकर ताऊ रोहतास के घर में जा पहुंचा। वहाँ का मंजर देखकर वह डर के मारे थर गया। उस वक्त उसने देखा कि उसके ताऊ रोहतास के हाथ में कैंची है, जिससे वह ताई को मारने की कोशिश कर रहा था। वह उसे कैंची से अपने चारों बच्चों को पहले ही लूलुहन कर चुका था। अपने सामने खड़े शैतान बने ताऊ को देखते ही उसे डर तो लगा, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे कर हिम्मत जुटाई और फुर्ती दिखाते हुए उसने अपने ताऊ को दबोच लिया। उसने ताकत के बल पर उसके हाथ से वह कैंची भी छीनकर नीचे फेंक दी। सुनील की हिम्मत को देखते हुए पड़ोसी भी घटनास्थल पर इकट्ठे हो गई। उसी दौरान रोहतास वहां से फरार हो गया। वहां पर मौजूद लोगों ने देखा कि उसके 4 बच्चे 18 वर्षीय सलोनी, 16 वर्षीय शिवानी, 14 वर्षीय बेटा रवि और सबसे छोटा 10 वर्षीय बेटा आकाश बुरी तरह से लहूलुहान पड़ी हुई चीख रहे थे। उनकी नाजुक हालत देखते हुए गांव वालों के सहयोग से सुनील ने उन्हें ठाकुरद्वारा के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया। रवि को देखते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तीनों बच्चों की बिगड़ी हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें काशीपुर के हायर सेंटर रेफर कर दिया। काशीपुर में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 2 बच्चों की हालत ज़्यादा नाजुक बनी हुई थी। अगले दिन ही सोमवार को इस मामले के सामने आते ही ठाकुरद्वारा पुलिस ने काशीपुर पहुंचकर घायल बच्चों की स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने रोहतास की पत्नी कलावती से जानकारी हासिल की। पुलिस पूछताछ में कलावती ने बताया कि उसका पति रोहतास शराब पीने की आदी था। वह अपनी कमाई के ज़्यादातर पैसे शराब पीने में ही खर्च कर देता था। वह और उसके बच्चे जब कभी भी उसे खर्च के लिए पैसे की मांग करते, तो वह पैसे देने के बजाय उन्हें मारने पीटने पर उतर हो जाता था। कलावती ने पुलिस को बताया कि रविवार की शाम जब पति देर रात घर वापस लौटा तो काफ़ी नशे में था। खाना खाकर सभी लोग छत पर सो गए। रात में उठकर रोहतास ने गहरी नींद में सोए बच्चों पर कैंची से हमला करना शुरू कर दिया। उसने चारों बच्चों को इतनी बुरी तरह गोदा कि उनकी आंतें तक बाहर निकल आई। बच्चों के चीखने की आवाज़ सुनकर कलावती जाग गई। उसने बच्चों को बचाने की कोशिश की तो वह उस पर भी कैंची से हमला करने लगा। उसी दौरान किसी तरह सुनील आ गया। यदि वह नहीं आता तो बच्चों की तरह वह उसका भी यही हाल कर देता। पुलिस ने रोहतास के भाई विजयपाल सिंह की तहरीर पर रोहतास के खिलाफ हत्या और हत्या का प्रयास करने का मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की विवेचना कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने
स्वयं भी संभाली। कलावती से पूछताछ के बाद कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार सिंह को पता चला कि रोहतास के परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। कलावती के पास बच्चों का इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं थे। इस स्थिति को देखते हुए कोतवाल ने उसी वक्त घायल बच्चों के इलाज के लिए 50,000 रुपये की मदद कलावती को की। उन्होंने 50,000 रुपये कलावती के खाते में डलवा दिए। घटना को अंजाम देने के बाद से ही रोहतास फरार हो गया था। उसका पता लगाने के लिए 3 पुलिस टीमें गठित हो गई। पुलिस टीमें रोहतास के हर संभव स्थान पर खोजने लगी, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं था। इस केस की गहराई तक जाने के लिए पुलिस ने रोहतास के परिजनों के साथ साथ उसके कुछ खास रिश्तेदारों से भी पूछताछ की, लेकिन इस पूछताछ में पुलिस के हाथ कोई ऐसा सुराग नहीं लगा जिसके आधार पर पुलिस की जांच आगे बढ़ सके। उसी दौरान पुलिस को पता चला कि रोहतास काफ़ी दिनों से परेशान दिख रहा था। उसे तांत्रिकों के पास जाकर चक्कर लगते भी देखा गया था। तांत्रिक का नाम सामने आते ही पुलिस ने कयास लिया कि कहीं यह सब मामला तांत्रिक से जुड़ा हुआ तो नहीं है। पुलिस ने उसकी बीवी कलावती से इस बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे किसी के द्वारा जानकारी तो मिली थी कि वह आजकल किसी तांत्रिक के पास जाता है। क्यों जाता है था यह पता नहीं। गांव के कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि रोहतास अक्सर किसी खजाने के मिलने वाली बात कहा करता था। उसने गांव के कई लोगों के सामने कहा था कि उसे बहुत जल्दी खजाना मिलने वाला है। उस खजाने के मिलते ही उसकी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया था कि उसे खजाना किस तरह से मिलने वाला है। तांत्रिक की बात सामने आते ही पुलिस के सामने थाना डिलारी की घटना सामने आ गई। अब से लगभग 15 साल पहले थाना डिलारी के गांव कुरू में तांत्रिक के कहने पर एक आदमी ने अपने परिवार के 5 सदस्यों को गाढ़ा खजाना पाने की लालसा में इसी तरह से मौत की नींद सुला दिया था। अब पुलिस टीम उस तांत्रिक को खोजने लगी जिसके पास रोहतास जाता था, पर काफी प्रयास करने के बाद भी तांत्रिक का पता नहीं चला। इसके साथ पुलिस ने आरोपी रोहतास की तलाश में आसपास के गांवों में छापे मारे, लेकिन कहीं भी उसके बारे में जानकारी नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए उसके फोटो लगे पोस्टर छपवा कर अलग अलग गांव और जिले के कई थाने में लगवा दिए थे, जिसमें इनाम की भी घोषणा की थी। पुलिस की टीमें अपने काम में जुटी थी। उधर अस्पताल में भर्ती रोहतास के दूसरे बेटे आकाश ने भी दम तोड़ दिया। इस सूचना से सारा गांव में मातम सा छा गया। कलावती पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा था। उसके 4 बच्चों में 2 लड़के थे जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जबकि एक बेटे की हालत भी नाजुक बनी हुई थी। उसी दिन शुक्रवार की देर शाम पुलिस को मुकाबिर से सूचना मिली कि रोहतास निर्मलपुर के जंगलों में छिपा है। इस सूचना पर कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार पुलिस टीम के साथ जंगलों में पहुंचे और घेराबंदी कर रोहतास को जंगल से अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने रोहतास से पूछताछ की तो उसने इस वारदात के पीछे की जो कहानी बताई बड़ी ही अजीबोगरीब निकली। जिला मुर्दाबाद के कस्बा ठाकुर द्वारा से लगभग 8 किलोमीटर दूर गांव निर्मलपुर में रोहतास अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी कलावती के अलावा 2 बेटे और 2 बेटियां थी। रोहतास टेलरिंग का काम करता था। उसके पास खेती की 2.5 बीघा जमीन भी थी। बच्चों को पढ़ाने की खातिर उसे ज़्यादा पैसे कमाने की इतनी धुन थी कि टेलरिंग के काम के साथ साथ वह गाँव में चौथाई पर जमीन लेकर उसी में खेती कर लेता था। कई साल पहले की बात है।
रोहतास का अपने घर वालों से जमीन को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें कलावती ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद ही रोहतास ने अपने घर वालों से बोलना शुरू कर दिया। यह बात कलावती को बहुत बुरी लगी। कलावती ने पति की इस बात का विरोध किया, लेकिन रोहतास ने पत्नी की बात को तवज्जो नहीं दी। फिर क्या था, इसी बात पर रोहतास और कलावती के बीच झगड़े होने लगे। उन दोनों के पारिवारिक जीवन में खटास पैदा हो गई। रोहतास पहले कभी कभार शराब पीता था, लेकिन पत्नी से कलह होने के बाद वह शराब का आदी हो गया। उसने शुरू में टेलरिंग का काम सूरजनगर कस्बे में शुरू किया था, लेकिन शराब का आदी हो जाने के बाद उसने अपने गांव के पास स्थित कांलेवाला में अपना काम शुरू कर लिया। रोहतास के चारों बच्चे स्कूल जाने लगे थे, जिसके बाद उनकी पढ़ाई और खान पान व अन्य खर्च बढ़े तो रोहतास को आर्थिक तंगी हो गई। कालेवाला में उसने काम शुरू किया तो वहाँ काम जमने में भी काफ़ी वक्त लग गया, जिसके कारण वह परेशान रहने लगा। उन्हीं बढ़ते खर्चों के कारण उसे बीवी बच्चों बाहर लगने लगे थे। जब कभी भी कलावती या बच्चे उससे पैसे की डिमांड करते तो वह झुंझला उठता और गुस्से में उन्हें अपशब्द भी कह देता था। कलावती उसे शराब पीने को मना करती थी, लेकिन वह पत्नी की नहीं सुनता था। इसी बात से दुखी होकर कलावती ने यह बात अपने भाई लखू को बताई। एक दिन लखू कल्याणपुर निवासी अपने बड़े बहनोई को लेकर गांव निर्मलपुर पहुंचा। उन दोनों ने रोहतास को समझाने की कोशिश की तो रोहतास ने कलावती में ही तमाम कमियां गिना दी। उस वक्त भी उसने कहीं भी अपनी गलती नहीं मानी थी। उन्हें के जाने के बाद रोहतास ने पत्नी को आड़े हाथे लिया। उसके बाद तो रोहतास ने शराब पीने की अति ही कर दी थी। वह सुबह ही घर से काम पर जाने की बात कहकर घर से निकल जाता और देर रात नशे में धुत होकर घर पहुंचता। ज़्यादा शराब पीने से उसका शरीर भी काफ़ी कमज़ोर हो गया था, जिसके कारण उसके मन में हीन भावना पैदा हो गई थी। एक बात और, वह खुद को नामर्द भी समझने लगा। अपने इलाज के लिए वह कई नीम हकीमों से भी मिला, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जब ही हकीमों से दवा लाने वाली बात कलावती को पता चली तो उसने उसे दवा लाने से मना कर दिया। इसके बाद तो उसे अपनी पत्नी पर पूरा शक हो गया था कि उसके संबंध उसके जीजा के साथ है। इसी कारण वह उसे सेक्स की दवा लेने से मना करती है। रोहतास की बेटियां काफ़ी समझदार हो चुकी थी, लेकिन उन्हें पढ़ाई करने की इतनी धुन थी कि उन्हें मोबाइल वगैरह से कोई लगाव नहीं था। 6 सदस्यों वाले इस घर में एक ही मोबाइल था, जो रोहतास के पास ही रहता था, जिसके कारण कलावती के किसी भी रिश्तेदार का फ़ोन उसी के मोबाइल पर आता था। कलावती की सबसे बड़ी मजबूरी यही थी कि उसे जब किसी भी रिश्तेदार से बात करनी होती तो वह या तो सुबह ही कर सकती थी या फिर शाम को। और रोहतास में सबसे बड़ी कमी थी कि वह घर आकर किसी की फ़ोन आने की बात अपनी बीवी को नहीं बताता था। कई बार कल्याणपुर निवासी उसके साडू ने उसकी बीवी और बच्चों से बात करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन रोहतास हमेशा ही कह देता कि वह अभी बाहर है, घर जाकर बात करा देगा। घर जाने के बाद भी वह कोई ना कोई बहाना करते हुए साडू की बात नहीं कराता था। रोहतास अपने साडू को गलत मानकर उससे चिढ़ने लगा था। फिर साडू का बार बार फ़ोन आने से उसे शक हो गया कि उसकी बीवी के उसके साथ अवैध संबंध है, तभी तो वह बार बार उससे बात करना चाहता है। विगत होली पर जब रोहतास के रिश्तेदार उससे मिलने आए तो उन्होंने कलावती से शिकायत की
कि वह उनसे फोन पर भी बात नहीं करती। तब कलावती को पता चला कि रिश्तेदारों ने उससे बात करने के लिए रोहतास को कई बार फोन किया था, पर उसने जानबूझकर उसकी बात नहीं कराई। इस पर कलावती बौखला उठी। उसने पति को उल्टी सीधी सुनाते हुए अपना एक अलग मोबाइल दिलाने की बात कही। इस बात को भी रोहतास ने अपने साडू से जोड़ते हुए सोचा कि वह जरूर अपने जीजा से बात करने के लिए ही अलग मोबाइल मांग रही है। यानी उसके दिमाग में शक का कीड़ा और भी बलवती हो उठा। मोबाइल दिलाने की बात को लेकर दोनों के बीच फिर से नोक-झोंक हुई। बात इतनी बिगड़ी कि गुस्से में आकर रोहतास ने अपना ही मोबाइल तोड़ डाला। उसके बाद उसने पत्नी को हिदायत दी कि वह भविष्य में अपने जीजा से बात ना करे, अन्यथा अंजाम बहुत बुरा होगा। रोहतास की यह धमकी सुनकर कलावती ने इसकी शिकायत अपने भाई लखू से कर दी। लखू ने फिर से अपने जीजा रोहतास को समझाने की कोशिश की, लेकिन रोहतास पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। सालों साले के घर से जाते ही रोहतास ने बीवी को अपशब्द कहे। साथ ही उसने उससे घर छोड़कर चले जाने को भी कह दिया। इस पर दोनों में तकरार बढ़ गई। इसी तू मैं के बीच कलावती ने पति से कहा कि यह घर छोड़कर तो तुम्हें चले जाना चाहिए। यह घर मेरा, बच्चे मेरे, यहाँ पर तुम्हारा क्या है। रोहतास छोटी सोच का इंसान था। उसने कलावती की बात को दूसरी नजर से देखते हुए अर्थ लगाया कि बच्चे भी उसके नहीं तो जरूर उसके साडू के ही हैं। कलावती की बात सुनते ही वह अपना आपा खो बैठा। उसके मन में एक बात की गलतफहमी बैठी तो वह शैतान बन उठा। वह उस दिन के बाद से बीवी और बच्चों को दुश्मन बन बैठा। रोहतास अपने चारों बच्चों को उचित शिक्षा दिला रहा था ताकि उनकी कहीं सरकारी नौकरी लग सके। उनकी पढ़ाई के लिए ही उसने दिन रात एक करके काफी पैसा कमाया था। अपने सपने को साकार करने के लिए जितनी मेहनत उसने की थी, उससे कई ज्यादा उसके बच्चे कर रहे थे। उसकी सबसे बड़ी बेटी सलोनी इस वक्त बीए फर्स्ट ईयर में और मंजली शिवानी कक्षा 12वीं में पढ़ रही थी। उसका बेटा रवि गांव गोपीवाला के जनता इंटर कॉलेज में 9वीं कक्षा में तथा सबसे छोटा आकाश यहीं पर कक्षा 7 में पढ़ रहा था। बीवी और बच्चों के प्रति उसके दिल में नफरत पैदा होती ही उसके दिल में शैतान पैदा हो गया। उसने प्रण किया कि अगर ये चारों बच्चे उसके साडू के हैं तो वह सभी को खत्म कर डालेगा। इसके बाद वह हर रोज ही अपनी बीवी और बच्चों को मौत की नींद सुलाने के लिए नए नए प्लान बनाने लगा, लेकिन वह अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पा रहा था। इस दर्दनाक हादसे को अंजाम देने से 2 दिन पहले रोहतास उस रोज दुकान पर जाने के लिए घर से निकलता, लेकिन उस इसी उधेड़ बुन में लगा रहा कि बीवी और बच्चों को किस तरह से मौत की नींद सुलाया जाए। वह दुकान जाने के बजाय दारू पीने के लिए इधर इधर ही भटकता रहा। 16 जून 2019 को शाम को वह जिस वक्त अपने घर पहुंचा तो उसने कुछ ज्यादा ही शराब पी रखी थी। इसके बावजूद भी उसकी बीवी ने उसे खाना खिलाया। वह खाना खाकर छत पर जाकर सो गया। इसके बाद कलावती ने अपने बच्चों को खाना खिलाया और घर का काम धंधा निपटाकर वह भी छत पर सोने के लिए चली गई थी। उसके 3 बच्चे छत पर सोए थे, जबकि बड़ी बेटी शिवानी उस रात नीचे घर में ही सो गई थी। रात के 10 बजते बजते सभी सो चुके थे, लेकिन उस रात रोहतास की आंखों में खून बरस रहा था। वह काफी समय से सभी के सोने का इंतजार कर रहा था। उस रात उसने घर आते ही सबसे पहले अपनी बड़ी कैंची का नट बोल्ट खोलकर
दो भागों में कर ली। उसका एक हिस्सा चाकू की तरह हो गया था। कैची का एक हिस्से को उसने रात के सोते समय अपने सिराने रख ली। जब उसकी बगल में लेटी बीवी नींद में खर्राटे भरने लगी तो उसके अंदर बैठा शैतान जाग उठा। वह अपने बिस्तर से उठा और सीधा दूसरी छत पर सोए तीनों बच्चों के पास पहुंच गया। उसने आव देखा न ताव, शैतान बनकर कैची के एक भाग से बच्चे पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। देखते ही देखते बच्चा चीख पुकार मचाने लगा। बहन भाइयों की चीख सुनकर जैसे ही शिवानी जीने पर आई तो रोहतास ने उस पर भी जानलेवा हमला कर दिया। उसके बाद जैसे ही कलावती उसे बचाने के लिए पहुंची तो उसने उसे भी मारने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक उसका भतीजा सुनील शोर शराबा सुनकर वहां आ गया था, जिसकी वजह से कलावती मौत के मुंह में जाने से बच गई। रोहतास का पूरे परिवार को खत्म करने का इरादा था। पुलिस ने कैची का वह बाग भी बरामद कर लिया जिससे उसने बच्चों पर हमला किया था। रोहतास से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे मुरादाबाद के कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया। रोहतास की पत्नी कलावती ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को झूठा और पूरी तरह से निर्दोष बताया। उसने पुलिस को बताया कि उसके चारों बच्चे रोहतेश के ही हैं। कलावती ने पुलिस को बताया कि अगर उसे मेरे चरित्र पर शक था तो मुझे ही मारना चाहिए था, मैं तो उसके पास ही सो रही थी। गांव में इस मामले को लेकर चर्चा थी कि रोहतास ने गड़ा खजाना पाने के लिए ही किसी तांत्रिक के कहने पर यह कांड किया।